12वीं कला के सभी छात्र और छात्राओं को गुड इवनिंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के वीर योद्धा, न केवल राजस्थान के बल्कि भारत के इतिहास में भी उनका एक बड़ा नाम है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पृथ्वीराज चौहान, और आज हम बात करेंगे हमीरदेव चौहान की। हमीरदेव चौहान जो है वो यहाँ रणथंभौर है, रणथंभौर के शासक थे। हमीरदेव चौहान के पिता जयेंद्र सिंह थे जो रणथंभौर के शासक थे। रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है और यहाँ का किला है रणथंभौर का दुर्ग, और वहाँ शासन करते थे। जयेंद्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही 1282 ईस्वी में अपने पुत्र हमीर को सिंहासन पर बैठा दिया, यानी हमीर का जो राज्याभिषेक हुआ है वो 1282 ईस्वी में हुआ है। इनका ये छोटा सा जो काल है वो दिल्ली सल्तनत, यानी यहाँ जो दिल्ली है उसके साथ संघर्ष के कारण प्रसिद्ध है। हमीरदेव चौहान का जो काल है वो दिल्ली के साथ संघर्ष के कारण प्रसिद्ध है। तो देखिए हमीरदेव चौहान का जो समय है वो 1282 से 1301 ईस्वी में है। और इनके समय बात करते हैं दिल्ली के सुल्तानों के। दिल्ली का सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी था जिनका शासनकाल था 1290 से लेकर 96 तक। दिल्ली के पास एक बड़ा मजबूत साम्राज्य है, वो है रणथंभौर, यानी रणथंभौर का साम्राज्य। और यहाँ का शासक बात करें हमीरदेव चौहान है। तो इसको जीतने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने कई बार प्रयास किए। कई बार वो अपनी सेना लेकर आया, रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेराबंदी भी की, लेकिन हर बार वो असफल रहा। इस दुर्ग को जीत नहीं पाया क्योंकि ये एक अवैध दुर्ग समझा जाता था। इसको जीतना काफी मुश्किल था, आज तक इसे को जीत नहीं पाया था। जलालुद्दीन खिलजी ने भी कोशिश की लेकिन असफल रहा। और यहाँ जलालुद्दीन खिलजी पर कोई विशेष लाइन नहीं है। एक प्रश्न ये बनता है 1 नंबर के अंदर कि जब जलालुद्दीन खिलजी यहाँ रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डालता है और काफी लंबे समय के बाद जब असफल होकर वापस जाता है तो एक लाइन बोलकर जाता है। वो हम हमारे प्रश्न में पूछा जा सकता है, क्या कहा था इसने कि मैं इससे 100 दुर्गों को मुसलमानों के बाल के बराबर नहीं समझता। ये कथन किसने कहा है? जलालुद्दीन खिलजी ने। कौन से दुर्ग के बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। क्यों कहा? जब ये इसको जीत नहीं पाया। तो इसमें ये एक ही लाइन है, बाकी कोई विशेष नहीं है। अब बात करते हैं आगे। जलालुद्दीन खिलजी के बाद और दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान बनता है वो है अलाउद्दीन खिलजी। इनका शासनकाल 1296 से लेकर और 1316 ईस्वी तक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली सल्तनत का सिंहासन प्राप्त किया था। अब अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के बीच जो संघर्ष होता है वो काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण करने के कारण क्या थे। इस बात के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस अध्याय से 2021 के लिए बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए क्यों आक्रमण किया है। यहाँ जो ये रणथंभौर है इस पर आक्रमण करने के कारण क्या है वो देखिएगा। प्रश्न क्या बन रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने के कारण। इसके नोट्स है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर पहले भेज दिए गए हैं। तो कारण क्या है? प्रश्न आ सकता है इस बार, ये 2021 के अंदर काफी मोस्ट प्रश्न है। पहला पॉइंट ये है कि रणथंभौर का दुर्ग एक अवैध दुर्ग था। रणथंभौर का दुर्ग है वो एक अवैध दुर्ग था। अवैध कैसे था? कि आज तक इसे कोई जीत नहीं सका। अवैध दुर्ग था, इसे कोई भेद नहीं सका। आज तक दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तानों ने कोशिश की थी, चाहे वो बलबन हो, इल्तुतमिश हो, जलालुद्दीन खिलजी हो, और हर असफल रहे थे, कोई भी इसमें सफल नहीं रहा। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करना चाहता था कि इस अवैध दुर्ग को जीतकर और जितने भी राजपूत शासक है उसमें अपनी धाक जमाना चाहता था। तो पहला पॉइंट ये हो गया
कि अवैध दुर्ग था और अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीतकर और राजपूत शासकों में अपनी धाक जमाना चाहता था। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि रणथंभौर जो दुर्ग है वो दिल्ली सल्तनत जो है इसकी सीमा पर है, यानी यहां जो सल्तनत है वो दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के राज्य, और यहाँ जो है वो राज्य किसका है, हमीरदेव चौहान का। और ये लगातार शक्तिशाली होता जा रहा था, ये साम्राज्य हमीर जो है वो लगातार शक्तिशाली होता जा रहा था। उसने आसपास के कई राजपूत शासकों को पराजित कर अपनी शक्ति बढ़ाई थी, शक्तिशाली हो चुका था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो किसी भी हालत में और अपनी सीमा के पास किसी शक्तिशाली साम्राज्य को सहन नहीं कर सकता था। तो एक पॉइंट ये हो गया, क्या हो गया कि रणथंभौर है वो दिल्ली सल्तनत की सीमा पर स्थित था और अलाउद्दीन खिलजी अपनी सीमा पर किसी भी हालत में और एक मजबूत शक्तिशाली राज्य को सहन नहीं कर सकता था। तीसरा पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार की नीति। यह अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य महत्वाकांक्षी होना या साम्राज्य विस्तार की नीति। तो साम्राज्य विस्तार की नीति क्या थी, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए वह पूरे भारत को जीतना चाहता था। और इस साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत सबसे पहले उसको पराजित करना था, किसको, रणथंभौर को, क्योंकि इसकी सीमा के पास था। तो साम्राज्य का विस्तार कब होगा, जब वो आसपास के राज्यों को हराएगा, उसको जीतेगा। इसलिए अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। अगला पॉइंट ये, इससे पहले हमने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले कोशिश किसने की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, लेकिन असफल रहा। अगला पॉइंट ये है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की असफलता का बदला लेना चाहता था। क्यों, क्योंकि पहले जलालुद्दीन खिलजी ने कई बार कोशिश की, बार कोशिश की, असफल रहा, इसलिए उस असफलता का बदला कौन लेना चाहता था, जलालुद्दीन खिलजी लेना चाहता था। और सबसे बड़ा कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण, तात्कालिक कारण वो ये है कि हमीरदेव चौहान द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही, कौन है विद्रोही, मीर मोहम्मद शाह को शरण देना। पॉइंट ये बनेगा, हमीरदेव चौहान द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मीर मोहम्मद शाह को शरण देना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट था, मीर मोहम्मद शाह को शरण देना। देखिए बात क्या है, कौन है ये मीर मोहम्मद शाह, ये मीर मोहम्मद शाह जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। कैसे शरण दी थी, कैसे ये विद्रोही बना, कैसे भागकर रणथंभौर पहुंचा, उसके पीछे कुछ बातें बताई जा रही है। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हमीर महाकाव्य की। एक ग्रंथ है हमीर महाकाव्य, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिख रहा है, हमीर महाकाव्य जो है, हमीर महाकाव्य के लेखक है वो है नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी, ये क्या लिख रहे हैं नयन चंद्र सूरी अपने ग्रंथ हमीर महाकाव्य में, वो क्या बता रहे हैं कि एक बार क्या होता है कि 1299 ईस्वी की बात है और यहां राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात। अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो है वो आई हुई थी गुजरात आक्रमण पर 1299 ईस्वी के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात को जीत लिया। और इस सेना के जो सेनापति थे उसमें एक तो ये था मीर मोहम्मद शाह, इसके अलावा था उलुग खां, एक था नुसरत खां, ये सेनापति थे इस सेना के। गुजरात को जीत लिया, गुजरात को लूटा और इस लूट के धन को लेकर इस जीत के बाद ये सेना जो वापस जा रही है, कहां जा रही है, गुजरात से और दिल्ली जा रही है। यहां जालोर के आसपास, जालोर के पास क्या होता है कि सेना में आपस में कुछ मनमुटाव हो जाता है। क्यों होता है कि मीर मोहम्मद शाह जो एक सेनापति है अलाउद्दीन का, वो इन दोनों सेनापतियों के साथ झगड़ा कर लेता है लूट के धन को लेकर। लूट के धन का देखिए क्या नियम था दिल्ली सल्तनत के अंदर, नियम यह था कि जो भी लूट का धन जो है सेना के हाथ लगेगा उसमें
80% हिस्सा जो है वो सैनिकों में बांट दिया जाएगा और बाकी जो 20% जो धन है वो सीधा खजाने में, सरकारी खजाने में दे दिया जाएगा। यानी इस 80% हिस्सा ये सैनिकों में आपस में बैठेगा। तो इसी धन को लेकर इनमें झगड़ा हो गया, क्योंकि मीर मोहम्मद शाह ज्यादा हिस्सा लेना चाहता था, जबकि ये नियम के अनुसार चलना चाहते थे। इसलिए मीर मोहम्मद शाह क्या करता है कि वो यहाँ जालोर से और इनके साथ झगड़ा कर और वो कुछ लूट का धन जो है वो लेकर और यहां से भाग आया रणथंबोर। और रणथंबोर किसकी शरण में आ गया? हमीरदेव चौहान की। और इसके साथ कौन था? इसका भाई था केब्रू। तो केब्रू और मोहम्मद शाह ये दोनों जालोर से भागकर कहां आ गए? रणथंबोर आ गए, हमीरदेव चौहान के पास। बाकी सेना जो है वो चली गई वापस दिल्ली और उन्होंने पूरी घटना बता दी अलाउद्दीन खिलजी को कि किस प्रकार जो है मीर मोहम्मद शाह है वो लूट का धन लेकर और अपने भाई के साथ और रणथंबोर चला गया है। यहां से अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से और रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान को संदेश भेजा कि मेरा जो विद्रोही है मोहम्मद शाह और जो लूट का धन है वो वापस लौटा दिया जाए। लेकिन हमीर ने इस धन और इस विद्रोही को लौटाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी शरण में आए हुए विद्रोही को नहीं लौटाऊंगा, ये मेरी राजपूत मर्यादा के विरुद्ध है, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं मेरी शरण में आई हुई शरणार्थी की मरते दम तक रक्षा करूंगा। इसलिए जब ये नहीं लौटाता है, लौटाने से मना कर देता है अलाउद्दीन खिलजी को, तब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है और दिल्ली से सेना भेजता है आक्रमण करने के लिए, रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए। और इस सेना के जो सेनापति है वो है उलुग खां, नुसरत खां। ये एक शाही सेना लेकर, दिल्ली सल्तनत की सेना को हम शाही सेना बोलेंगे, शाही सेना लेकर और रणथंबोर की ओर रवाना होते हैं। तो यहां से ये शाही सेना जो है वो दिल्ली से आ रही है रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए। देखिए हम रणथंबोर दुर्ग की बात करते हैं। रणथंबोर दुर्ग है वो पहाड़ी पर स्थित है। मान लीजिए कि ये रणथंबोर दुर्ग है और इसके थोड़ा सा नीचे और एक दूसरा दुर्ग है जिसका नाम है झाई या फिर झाइन, झाइन का दुर्ग। इसमें क्या होगा, यानी रणथंबोर दुर्ग से पहले है ये दुर्ग। यदि रणथंबोर दुर्ग को जीतना है तो पहले किस दुर्ग को जीतना होगा? स्वाभाविक बात है झाइन के दुर्ग को। इसलिए इस झाइन दुर्ग को रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। यहां से एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस दुर्ग को रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? तो वो कौन सा दुर्ग है? झाइन का किला है। क्यों है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि रणथंबोर दुर्ग को जीतने से पहले झाइन के दुर्ग को जीतना होगा, इसलिए झाइन के किले को रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। अब देखिए शाही सेना आती है, सबसे पहले आक्रमण किस पर करेगी? झाइन पर। झाइन पर आक्रमण किया, झाइन को जीत लिया। झाइन में जो धन था इस दुर्ग के अंदर उसको लूट लिया गया शाही सेना ने। और जब इस आक्रमण का पता यहां रणथंबोर के अंदर हमीरदेव को पता चलता है कि झाइन पर आक्रमण हो चुका है शाही सेना का, तो हमीर जो है यहां से यानी रणथंबोर दुर्ग से और अपनी सेना भेजता है झाइन की रक्षा के लिए और राजपूत सेना भेजता है। उस सेना के जो सेनापति है वो कौन है वो देखिए, उनमें एक का नाम है भीम सिंह और दूसरा है धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह ये दोनों राजपूत सेना लेकर और रणथंबोर दुर्ग से झाइन दुर्ग की ओर आते हैं और यहाँ राजपूत सेना और शाही सेना के बीच आमना सामना होता है, युद्ध होता है, जिसमें राजपूत सेना ने शाही सेना को पराजित कर और झाइन से खदेड़ दिया। जो लूट का धन झाइन से शाही सेना ने छीना था, लूटा था, वो धन वापस छीन लिया किसने? राजपूत सेना ने। तो यहां से हारने के बाद शाही सेना है वो वापस चली गई। किधर चली गई? दिल्ली की ओर चली गई। और भीम सिंह और धर्म सिंह भी अपनी जो सेना है उसको लेकर वापस चले गए रणथंबोर की ओर। तो शाही सेना दिल्ली की ओर रवाना हो गई हारने के बाद, और भीम सिंह धर्म सिंह के साथ राजपूत सेना है वो झाइन से रणथंबोर के लिए रवाना हो गई। अब शाही सेना जा रही है, लगभग रास्ते के अंदर है,
वहां उलुग खां नुसरत खां बात करते हैं कि यदि इस हार का पता अलाउद्दीन खिलजी को लगेगा तो वो हमें दंडित करेगा, हो सकता है वो जान से मार दे, कत्ल कर दे। इससे अच्छा है कि हम वापस जाए और युद्ध में मर जाए, शहीद हो जाए। तो ये सेना जो है ये फिर वापस मुड़ जाती है और फिर से उन्होंने आकर झाइन पर आक्रमण कर दिया और झाइन पर अधिकार कर लिया। जब इस वापसी अभियान की भीम सिंह और धर्म सिंह को पता चलता है, उनको जानकारी मिलती है, क्योंकि भीम सिंह धर्म सिंह ये भी अभी रास्ते में है, ये भी रणथंभौर नहीं पहुंचे। जब इनको सूचना मिली कि शाही सेना ने फिर से झाइन पर आक्रमण कर दिया है, तो देखिए भीम सिंह जो है ये राजपूत सेना लेकर वापस चला जाता है झाइन की ओर, और धर्म सिंह है ये कुछ सैनिकों के साथ वो लूट का धन लेकर रणथंभौर की ओर आ जाता है। धर्म सिंह रणथंभौर की ओर रवाना होंगे और भीम सिंह राजपूत सेना लेकर वापस कहा जाएगा झाइन की ओर। फिर इनके बीच संघर्ष होता है और इस बार भीम सिंह और राजपूत सैनिक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और झाइन पर फिर से अधिकार कर लिया शाही सेना ने। जब धर्म सिंह रणथंभौर पहुंचा तो उसके साथ यह सूचना भी मिल गई कि झाइन पर फिर से शाही सेना का अधिकार हो गया और भीम सिंह और उसके सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। तो इस हार का कारण, इस भीम सिंह की वीरगति का कारण, और हमीरदेव चौहान ने धर्म सिंह को माना। किसकी हार का कारण धर्म सिंह है, क्योंकि धर्म सिंह को उससे छोड़कर नहीं आना था। इसलिए हमीरदेव चौहान ने धर्म सिंह को अपने मंत्री के पद से हटा दिया और उसकी जगह पर अपना नया मंत्री, नया सेनापति चुना, जिसका नाम था भोजराज। और यहां से शाही सेना है वो भी फिर इसको जीतने के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो जाती है। अब भोजराज जो है वो अपनी योजना में असफल रहता है, जनता इसको पसंद नहीं करती है, ये असफल रहा अच्छे शासन करने में, इसलिए और हमीरदेव चौहान ने इसको फिर से और इसके पद से हटा दिया और इसको हटाकर और फिर से किसको बना दिया, सेनापति धर्म सिंह को। तो भोजराज ने इसे अपना अपमान समझा और भोजराज क्या करता है, फिर वो यहां से और कहां चला गया, दिल्ली चला गया और अलाउद्दीन खिलजी को आक्रमण करने के लिए लगातार उकसाता रहा, क्योंकि इसका अपमान हो गया, इसे पद से हटा दिया गया। अब अलाउद्दीन खिलजी फिर अपनी सेना भेजता है, ये सेना आती है वही उलुग खां नुसरत खां के नेतृत्व में, पहले झाइन को जीतती है और फिर आगे बढ़ती है और फिर आगे बढ़कर जो रणथंभौर का दुर्ग है इसकी घेराबंदी करती है। तो ये जो रणथंभौर का दुर्ग है इसके चारों ओर घेरा डाल लेती है शाही सेना, लेकिन दुर्ग की दीवारें हैं वो काफी मोटी मोटी है, पत्थरों से बनी हुई है और दुर्ग का दरवाजा काफी मजबूत है। तो शाही सेना काफी प्रयास करती है दुर्ग को जीतने की, और मगरब, पासेब, ये पत्थर फेंकने की मशीनें हैं, ये पत्थर फेंकेगी। आपने बाहुबली फिल्म में देखा होगा कि बड़े बड़े पत्थर है वो इस प्रकार से और फेंके जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो मशीनें थी उसको, पत्थर फेंकने की मशीनों को जो शाही सेना के पास थी उसमें मगरब, पासेब थी, तो उन मशीनों से पत्थर फेंके जा रहे हैं, लेकिन दुर्ग की दीवारें टूट नहीं रही है। और इधर दुर्ग से भी बाहर शाही सेना पर पत्थर आ रहे हैं, पत्थरों की बरसात हो रही है। उनके जो हथियार हैं वो भैरव, मरकटी, ठिकुलिया, ये राजपूत सेना के हथियार है पत्थर फेंकने के। तो दुर्ग से भी पत्थर आ रहे हैं और इधर शाही सेना दुर्ग पर पत्थर फेंक रही है, और दुर्ग से एक आया हुआ पत्थर का जो गोला है वो लग जाता है नुसरत खां को। ये अलाउद्दीन खिलजी के चाचा है नुसरत खां और ये चचेरा भाई है। नुसरत खां को पत्थर लग जाता है और उस पत्थर लगने से नुसरत खां की मृत्यु हो गई, और इस पत्थरबाजी में शाही सेना को काफी नुकसान भी हुआ। अब उलुग खां है उसने संदेश भेजा यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी के पास कि यहाँ की स्थिति वो नाजुक है, खराब है, इसलिए आप और अधिक सेना भेजिए। इस बार अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि हालत की जो नाजुकता उसको देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक बड़ी सेना लेकर और रणथंभौर की ओर रवाना होता है। और यहाँ आने के बाद क्या करता है कि वो ये मगरब है, पासेब है, और इनसे पत्थरों की बारिश करता है दुर्ग पर, लेकिन दुर्ग की दीवारें फिर टूट नहीं रही है। अलाउद्दीन खिलजी भी दुर्ग की दीवार को तोड़ने में असफल रहा। और इधर अलाउद्दीन खिलजी को एक सूचना मिल रही है कि दिल्ली में विद्रोह हो सकता है, क्योंकि दिल्ली का सुल्तान कहाँ है, रणथंभौर। सेनापति कहाँ है, रणथंभौर। सेना कहाँ है,
रणथंभौर, तो दिल्ली में विद्रोह हो सकता है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी वो जल्दी में था, जल्दी इस मामले को सुलझाना चाहता था, लेकिन दुर्ग के अंदर नहीं जा पा रहा था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने चाल चली, और चाल चलते हुए क्या किया, हमीर के पास संदेश भेजा कि वो संधि कर कर वापस लौट जाएगा। हमीर ने क्या किया, संधि करने के लिए और अपने दो सेनापति भेजे, एक का नाम था रणमल और दूसरा का नाम है रतिपाल। रणमल व रतिपाल ये हमीर की ओर से संधि करने के लिए आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इन दोनों को और लालच देकर अपनी ओर मिला लेता है। लालच क्या देता है कि यदि आप मेरा साथ देते हो तो मैं हमीर की हत्या कर ये रणथंभौर का दुर्ग आपको सौंप दूंगा और आपको यहाँ का शासक बना दूंगा। तो ये दोनों जो है वो लालच में आ जाते हैं। रणमल और रतिपाल इन्होंने क्या किया कि रात को और दुर्ग के दरवाजे खोल दिए। शाही सेना आसानी से दुर्ग में प्रवेश कर गई और उन्होंने राजपूत सेना पर आक्रमण कर दिया। हमीरदेव चौहान और उसके राजपूत सैनिक है वो पूरी बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन वीरगति को प्राप्त होते हैं और इस प्रकार शाही सेना ने हमीर की सेना को पराजित कर दिया। और हमीर की जो पत्नी है जिसका नाम है रंगा देवी, इनके नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जोहर कर लिया। अब ये जोहर क्या है, जब महिलाओं को यह आशा थी कि युद्ध में अब जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो पुरुष क्या करते थे, केसरिया वस्त्र धारण करके और युद्ध भूमि में आ जाते थे। और महिलाएं जब देखती थी कि पुरुषों ने केसरिया वस्त्र धारण के लिए, इसका मतलब उसके जिंदा बचने की उम्मीद नहीं है, तो महिलाएं है वो अग्निकुंड में कूदकर और आत्महत्या कर लेती थी, जिसे जोहर के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार रंगा देवी के नेतृत्व में और राजपूत महिलाओं ने जोहर कर लिया। और 11 जुलाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, इन रणमल और रतिपाल ये जो विद्रोही सेनापति है, इनका क्या हुआ। युद्ध में इन्होंने सहायता की अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनको भी मौत के घाट उतार दिया। क्यों उतार दिया, इनको भी हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया। इनसे अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जब आप एक राजपूत होकर अपने राजपूत शासक के नहीं हो सके, उनके साथ वफादार नहीं हो सके, तो मैं आपसे वफादारी की उम्मीद कैसे कर सकता हूं। और इनको मौत के घाट उतार दिया गया और रणमल और रतिपाल भी मारे गए। प्रश्न ये पूछा सकता है कि आपके अनुसार हमीरदेव चौहान की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था। 1 नंबर या 2 नंबर पूछ सकता है, तो क्या लिखोगे कि हमीर के सेनापति रणमल व रतिपाल का हमीर के साथ विश्वासघात करना। यहां से छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, या रणमल रतिपाल कौन थे, किसके सेनापति थे, हमीरदेव चौहान के थे। अब इस मीर मोहम्मद शाह का क्या हुआ, जो विद्रोही था, जो अलाउद्दीन खिलजी से विद्रोह कर दिल्ली से और रणथंभौर भाग कर आया था, जिसकी रक्षा के लिए हमीर ने अपने पूरे परिवार, अपने पूरे साम्राज्य को बलि पर चढ़ा दिया। इस युद्ध में मीर मोहम्मद शाह है वो भी हमीर की ओर से लड़ रहा है। जब अलाउद्दीन खिलजी की नजर मोहम्मद शाह पर पड़ी तो अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मीर मोहम्मद शाह को बंदी बनाकर यहाँ लाया जाए। तो उनके सैनिकों ने मीर मोहम्मद शाह को बंदी बनाया, अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मीर मोहम्मद शाह से पूछा कि यदि मैं आपको माफ कर दूं, मीर मोहम्मद शाह इस युद्ध में बुरी तरह से घायल हो चुका था, कि यदि मैं आपको माफ कर दूं और तो आप क्या करोगे। तो मीर मोहम्मद शाह ने जवाब दिया कि मैं 2 काम करूंगा, पहला आपको मौत के घाट उतार दूंगा और दूसरा रणथंभौर दुर्ग है वो हमीरदेव चौहान के किसी वंशज को सौंप दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया कि मैं इसे माफ करने की बात कर रहा हूं और ये मुझे ही मारने की बात कर रहा है। तो मीर मोहम्मद शाह को भी हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया, मीर मोहम्मद शाह भी मारा गया। तो ये बात हो गई हमीरदेव चौहान, जिसने अपनी शरण में आए हुए शरणार्थी की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी। अब इसमें एक कारण और माना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का जो विद्रोही है इसके भागने के पीछे एक कारण और माना जाता है
ये जो गुजरात वाली बात है कि किस प्रकार लूट का धन लेकर भागता है, ये बात हमें कौन बता रहा है? नैनचंद्र सूरी बता रहा है। किस पुस्तक में? हमीर महाकाव्य में। जबकि एक दूसरी बुक और है, हमीर हट, इसके लेखक है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर क्या लिख रहे हैं कि किस प्रकार रणथंभौर पहुंचा ये मीर मोहम्मद शाह? चंद्रशेखर क्या बता रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मीर मोहम्मद शाह और एक अलाउद्दीन खिलजी की रानी थी जिसका नाम था चिमना, मराठा रानी थी चिमना, अलाउद्दीन खिलजी की रानी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की रानी चिमना और उनके सेनापति मीर मोहम्मद शाह, इनके बीच में कुछ चल रहा था, इनकी प्रेम कहानी चल रही थी। अलाउद्दीन खिलजी को यह पता नहीं था। इन दोनों ने प्लान क्या बनाया कि हम अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर देते हैं और फिर मीर मोहम्मद शाह है वो यहाँ का शासक बन जाएगा। ये इनका पूरा प्लान था, मीर मोहम्मद शाह और चिमना का। लेकिन इस प्लानिंग की जानकारी मिल गई अलाउद्दीन खिलजी को कि उनकी रानी जो चिमना है उनका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो उसने सैनिकों का आदेश दिया कि चिमना और मीर मोहम्मद शाह को मेरे सामने पेश किया जाए। और इसकी जानकारी मिल गई मोहम्मद शाह और चिमना को कि हमारी जो कहानी है उसको पता लग गई है अलाउद्दीन खिलजी को। तो ये दोनों क्या करते हैं, फिर दिल्ली से भागकर कहां आ जाते हैं? रणथंभौर आ जाते हैं, हमीर की शरण में। अलाउद्दीन मांग करता है, लेकिन हमीर देव चौहान वो मना कर देते हैं कि मेरी शरण में आयु शरणार्थी की मैं रक्षा करूंगा, किसी भी हालत में नहीं लौटाऊंगा। तो ये यहाँ आने का कारण कौन बता रहा है? चंद्रशेखर। किस पुस्तक में? हमीर हट में। जबकि हमीर महाकाव्य में क्या लिखा है? ये गुजरात वाला प्रकरण है। जो भी हो, इस आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? मीर मोहम्मद शाह को शरण देना। और ये मीर मोहम्मद शाह की शरण के लिए, इसकी रक्षा के लिए, और हमीर ने अपना पूरा परिवार, अपना साम्राज्य वो बलि पर चढ़ा दिया। तो ये हो गया हमीर देव चौहान। जय हिंद, जय भारत।